Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 17th of November 2022. तो गाइज आज है तारीख 17 नवंबर 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पोलैंड को, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, तो इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हैंड इन हैंड 2007 के बारे में पूछा गया है। 2007 में एक अभ्यास हुआ होगा, इसी वजह से अगले साल 2008 में यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। तो हैंड इन हैंड एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मिलिट्री ट्रेनिंग है, यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए यहाँ पर एक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है दो अलग अलग देशों के बीच में। तो एक तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स है, यानी कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के बीच में यहाँ पर ये हैंड इन हैंड अभ्यास होता है। लेकिन इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के साथ साथ दूसरी तरफ कौन से देश के आर्मी ऑफिसर्स थे जिनके बीच में यहाँ पर यह अभ्यास हुआ था। ऑप्शन ए बोलता है चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रशिया या फिर ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। वैसे आपको पता होगा हैंड इन हैंड एक्सरसाइज के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कशन भी कर रखा है, कौन से देश के साथ में होता है ये आपको पता होगा, वही बेसिकली यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बन जाना है। तो चलो शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। तो आज का पहला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा G20 के रिगार्डिंग दिया गया है। आपको पता होगा G20 का समिट चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 वाली मीटिंग चल रही है। तो ये जो मीटिंग चल रही है तो इसी को लेकर ढेर सारे आर्टिकल्स लगातार न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश हो रहे हैं। तो बात यहाँ पर की गई है कि देखो जो ये G20 का मीटिंग हो रहा है कहाँ पर, इंडोनेशिया के अंदर बाली में। इस मीटिंग के अंदर जो लीडर्स बैठे हुए थे इन्होंने काफ़ी सारा डिस्कशन किया और इस डिस्कशन के दौरान कुछ लोग यानी कि कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने रशिया यूक्रेन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, यानी कि रशिया यूक्रेन का जो ये वॉर चल रहा है, रशिया जिस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है उसकी यहाँ पे आलोचना करी है कुछ कंट्रीज़ ने, है ना, जबकि कुछ कंट्रीज़ ने यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, उसी को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन जिन भी कंट्रीज़ ने यहाँ पे रशिया यूक्रेन के वॉर की आलोचना करी है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला ये जो युद्ध चल रहा है, ये जो वॉर हो रहा है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन सफरिंग्स देखने को मिल रही हैं, यानी कि जो आम नागरिक हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग परेशानियों से सफ़र कर रहे हैं। खासकर जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि इस वॉर की वजह से दुनिया भर में बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोगों ने देखे हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, प्लस यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो चुकी है। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब कैसे, यानी कि देखो रशिया यूक्रेन दोनों के बीच में ये जो वॉर चल रहा है ना, ये दोनों ही कंट्री बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं वीट का, यानी कि गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, बहुत सारी ऐसी फसलें यहाँ पर ग्रो करी जाती हैं, तो वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नहीं पहुँच पा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिला था। रिसेंट टाइम में हम लोगों ने बहुत महंगाई देखने को मिली थी। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर इसका शॉर्टेज देखने को मिला बहुत सारे देशों के अंदर। तो ये प्रॉब्लम्स आज के समय पर जो क्रिएट हो रही हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रिएट तो हो रही हैं, लेकिन इससे जो आम नागरिक है वो सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात रखी गई है इस G20 समिट के दौरान।
क्लियर हुआ। ये मैंने आपको बता दिया, फूड इनसिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड में क्रिएट हो रही है, प्लस यहाँ पर एक खतरा बना हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स का, कि कहीं ना कहीं ये जो युद्ध चल रहा है इसमें लगातार जो यूक्रेन है वो टक्कर दे रहा है रशिया को, है ना। अभी तक मतलब सोचा नहीं था किसी ने कि हाँ यूक्रेन इतने टाइम तक टिक पाएगा, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट मिला वेस्टर्न कंट्रीज़ का, और उस सपोर्ट के दौरान यहाँ पे लगातार वो अभी तक रशिया को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना हो जाए, है ना, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो उसका डर अभी तक बैठा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम्स आज के समय पर दुनिया भर के अंदर चल रही हैं, जो कि मैंने आपके साथ में अभी डिस्कस करी हैं। क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं मैंने आपको बताया, महंगाई बढ़ रही है, फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है, ये सारी बातें यहाँ पे कुछ लीडर्स के थ्रू बोली गई थी, ठीक है ना। बाकी आपको पता होगा जो ये G20 पूरा मीटिंग है ना, G20 जो ग्रुप है इसका जो प्रेसिडेंसी है वो 1 दिसंबर से भारत के हाथ में आ जाएगी। 1 दिसंबर से भारत यहाँ पर इसकी प्रेसिडेंसी को संभालेगा, और यहाँ पे मेंशन भी किया जाता है कि हम लोग आशा ये करते हैं कि 1 दिसंबर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलें जब भारत यहाँ पर इसकी प्रेसिडेंसीशिप को संभालेगा। तो अभी यहाँ पर 1 दिसंबर आने में थोड़ा सा समय है, तो तब तक के लिए रुक जाओ, बस खाली इतना आर्टिकल यहाँ पर आपने पढ़ना है। क्लियर हो गई बात, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि याद करनी है, रटनी है, रेगुलर बेसिस पर जो चीज़ें चल रही हैं वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। करना क्या है, जो G20 कंट्रीज़ हैं इन 20 के 20 देशों का नाम ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इन 20 के 20 देशों का नाम ध्यान रखना कि इसमें G20 में कौन कौन आता है। कल मैंने आप लोगों से पूछा भी था और कल ढेर सारे लोगों ने नीचे कॉमेंट भी किया था। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, ओवर 12.5 लाख टू बी एनरोल्ड इन नान मुधालवन पोर्टल। तो मेंशन ये किया जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर खासकर जो मुधालवन पोर्टल है, एक मुधालवन स्कीम भी है, उसी स्कीम से रिलेटेड ये पोर्टल है, यानी एक वेबसाइट है। तो आने वाले समय पर यानी इस साल के एंड तक, इस साल के अंत तक लगभग 12.5 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस नान मुधालवन पोर्टल के अंदर अपने आप को एनरोल कर चुके होंगे, अपने आप को रजिस्टर कर चुके होंगे। क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, इसको इसलिए लेकर आया गया है ताकि हम स्टूडेंट्स की मदद कर सकें, यानी कि खासकर जो विद्यार्थी हैं उनकी मदद कर सकें, उनको एक नई स्किल्स दे सकें और उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको एक बहुत अच्छी सी जॉब मिल सके। तो बेसिकली उस पर्पज़ से इस मुधालवन पोर्टल को लेकर आया गया है। तो मुधालवन पोर्टल न्यूज़ में है, आओ थोड़ा सा इसका स्टैटिक डेटा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स के अंदर सवाल बन सकता है और गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर हर साल एक ना एक सवाल आता ही है, आपको पता होगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यह है कि जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, हमारी इंडस्ट्रियल बॉडी हैं या कॉमर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैम्बर्स आपको देखने को मिलते हैं, सभी को यहाँ पर लेकर आया गया कि ये सभी मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें सरकार की इस स्कीम के अंदर। कौन सी स्कीम, नान मुधालवन स्कीम, इसका पूरा नाम है नान मुधालवन स्कीम, ध्यान रखना इसका जो नाम है। इस स्कीम का पर्पज़ यहाँ पर यह है कि जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्री से संबंधित स्किल्स प्रोवाइड करवाना, और इसीलिए कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल बॉडी और कॉमर्स चैम्बर्स को साथ में लेकर आया जा रहा है, ताकि हम स्टूडेंट्स को क्या कर सकेंगे, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करवा सकेंगे। और इससे क्या होगा, यहाँ पर उस स्किल्स के बेसिस के ऊपर वो व्यक्ति आगे अपनी मन पसंदीदा जॉब ले सकेगा। तो ये काम यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत किया जा रहा है। अगर हम इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग देखें तो जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के M.K. स्टालिन साहब, इन्होंने हाल ही में इस नान मुधालवन स्कीम को लॉन्च किया है। स्कीम का मकसद है कि स्किल्स प्रोवाइड करवाना लगभग 10 लाख यूथ को। वैसे टारगेट हमारा यह है कि इस साल के एंड तक 12.5 लाख तक जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाए। नाउ यहाँ पे क्या होगा, जितने भी ये यूथ होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उन सबको पहचाना जाएगा उनके टैलेंट्स की वजह से, उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है, उस स्कीम के माध्यम से वो सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। एक पोर्टल बनाया गया है, एक वेबसाइट बनाई गई है जहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा सभी लोगों को, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उस स्कीम के रिगार्डिंग अवेलेबल होगी, है ना। फिर उसके बाद में मेंशन किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे करियर गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा कि करियर में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, बच्चों को खासकर, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी दी जाएगी इस स्कीम के अंडर में। उनको प्रॉपर लर्निंग दी जाएगी, ट्रेनिंग सेशंस दिए जाएंगे, उनको इंग्लिश के लेसन्स यहाँ पे दिए जाएंगे ताकि वो इंग्लिश प्रॉपरली बोल सकें, अपनी वोकेबलरी स्किल्स को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकें। इस प्रकार के कदम यहाँ पर उठाए जाने हैं। साथ ही साथ में आप कह सकते हो कुछ सेशंस रखे जाएंगे सॉफ्टवेयर के बेसिस पर, यानी कि रोबोटिक्स, कोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के समय पर। ये वाले सेशंस भी यहाँ पर रखे जाएंगे ताकि बच्चों को इन चीज़ों के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी हो और ये चीज़ें भी बच्चों को सिखाई जा सकें। तो ये जो नान मुधालवन है
है, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक तरीके से फ्री एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स दे रहा है। यानी कि इस प्रकार से बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उसको इस प्रकार से आप कह सकते हो कि बनाया जा रहा है कि वो आने वाले समय पर क्या कर सके, एक अच्छी सी अपने मन पसंदीदा जॉब ले सके। तो ये काम मुधालवन पोर्टल कर रहा है, मुधालवन स्कीम कर रही है, तो इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रख सकते हो। आगे आते हैं, उसके बाद में देखो इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ये जो नॉन मुधालवन प्लेटफॉर्म है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है यहाँ पर कुछ डायनामिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कॉलेज स्टूडेंट्स को। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देना है ना, उनके कोर्सेज़ को लेकर एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देना, इंडस्ट्री को लेकर कि इंडस्ट्री के अंदर किस किस प्रकार की स्किल्स चाहिए होती है, उसको लेकर यहाँ पे उनको पहले से अवेयर करवाना, जागरूक करवाना। इससे होगा ये कि तो जो तमिलनाडु का बच्चा होगा वो बेसिकली अपने इंटरेस्ट वाली, क्योंकि उसको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, सब कुछ यहाँ पे पता होगा, स्किल्स मिल रही हैं, तो वो क्या कर सकेगा, अपने जो भी मन पसंदीदा जॉब है ना उस फील्ड में यहाँ पे वो आगे ग्रो कर सकेगा। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिससे यहाँ पर स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मदद मिलेगी और इंश्योर कर सकेंगे कि हाँ उनको यहाँ पर जॉब मिल सके उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो ये था मुधालवन पोर्टल, मुधालवन स्कीम, क्या क्या होने वाला है, कैसे सेशंस देने वाले हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा। 9000 से ज़्यादा फॉलोवर्स वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। एक और छोटी सी बात वो क्या है, वो ये है कि जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर, जैसे स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, मैप का क्वेश्चन पूछा गया, तो उनको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अटेम्प्ट किया करो। इससे यहाँ पर आपका और मेरा जो एंगेजमेंट है वो बढ़ता रहता है। मैं देखता रहता हूँ कौन कौन रेगुलर बेसिस पर कॉमेंट में एक्टिव रहता है। ढेर सारे लोग यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ढेर सारे लोगों की नाम प्रोफाइल जो है ना वो अभी यहाँ पर पहचानने भी आ गई हैं, यानी कि याद रहने लगी हैं ना। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर पाओगे। मतलब ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका नितिन सिंघानिया का जो भी बुक है आर्ट एंड कल्चर की, आपको पता होगा यूपीएससी के लिए नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर रेफर की जाती है सभी जगह पर, तो उसका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। रॉक आर्ट पूरा का पूरा टॉपिक है, एक पूरा टॉपिक यहाँ पे मैं कवर कर दूंगा। आर्टिकल थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलने वाली है। आपका स्टैंडर्ड बुक का भी पोर्शन कवर हो जाने वाला है, इससे अच्छी क्या बात होगी, है ना। चलो आर्टिकल में क्या बात की जा रही है हम समझते हैं। रॉक आर्ट के बारे में, रॉक आर्ट मतलब चट्टानों के ऊपर इस प्रकार से जो आर्ट बनाई जाती थी, पेंटिंग्स बनाई जाती थी पुराने ज़माने में, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। बहुत लंबे समय से इंडिया के अंदर अलग अलग जगह में रॉक आर्ट पाए गए हैं, ये रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं। तो वो क्या है इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इतिहास भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो अभी फ़िलहाल न्यूज़ में क्यों निकल कर आया, न्यूज़ में इसलिए निकल कर आया क्योंकि जो नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर लगभग 5 सिंबल मिले हैं। ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, कुछ 5 सिंबल्स मिले हैं रॉक आर्ट के। कहाँ पे मिले हैं, नीलगिरिस के अंदर, खासकर जो इदुवती एरिया है वहाँ पर। तो ये 5 जो सिंबल मिले हैं ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि ये जो सिंबल मिले हैं ना, इसी प्रकार की पेंटिंग यूरोप के अंदर बनाई जाती थी उस समय पर। यूरोप के अंदर इस प्रकार की रॉक और केव पेंटिंग्स नज़र आया करती थी। तो मतलब पता ये चलता है कि उस समय पर कहीं ना कहीं जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं ना वो नीलगिरिस के अंदर आए थे, यानी नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट में आए थे। आज से लगभग 10,000 से लेकर 40,000 साल पहले की बात की जा रही है। इतने समय पर ढेर सारे लोग यहाँ पे, खासकर मॉडर्न पीपल आए थे, उन्होंने यहाँ पर ये पेंटिंग्स ड्रॉ करी हैं, क्योंकि इसी प्रकार की जो पेंटिंग्स हैं वो यूरोप के अंदर देखने को मिलती हैं। ऐसी बात यहाँ पर बताई जा रही है हमारे हिस्टोरिस्ट के थ्रू। लेकिन अभी भी इसके ऊपर ढेर सारी रिसर्च करना बाकी है। आप लोग खुद देख पा रहे होंगे आर्टिकल में लिखा गया है कि अभी थोड़ी सी और रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इन सिंबल्स को अभी डिटेल से देखने के बाद हम लोग को और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। इस वजह से इस पूरे एरिया को थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने के बारे में भी चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो ये कुछ सिंबल्स मिले हैं कहाँ पर, नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खासकर इदुवती में, और सर्किल और इस प्रकार के सिंबल्स यहाँ पे पाए गए। और कुछ इस प्रकार की जो पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पे यूरोप के अंदर भी देखने को मिला करती थी, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर बताई गई। तो अगर इसके ऊपर रिसर्च पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है और अगर यहाँ पर साबित होता है कि हाँ ये उसी प्रकार की पेंटिंग है, तो यहाँ पे कहा जा सकता है
कि रॉक आर्ट सिंबल की वजह से हमें ये पता चला है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा भी था जहाँ पर जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो बेसिकली यहाँ पर नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट पहुँचे थे। ठीक है ना। तो ये बात आने वाले समय पर पता चलेगी, अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसा है आप कह सकते हो ठोस चीज़ नहीं पता चली है, बस खाली रिसर्च और ज़्यादा ज़रूरत हम लोग को पड़ रही है रिसर्च की, जिस रिसर्च को अभी के टाइम पर किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम पर ये आर्टिकल वापस से न्यूज़ में आ सकता है। तो रॉक आर्ट न्यूज़ में आ चुका है। रॉक आर्ट क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस करना क्या है, स्क्रीन पर नीचे की साइड में देखते हुए चलना और चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनते हुए चलना। मैं एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। रॉक आर्ट आप समझ गए, मतलब चट्टान के ऊपर इस प्रकार से यहाँ पे कोई आर्ट वगैरह बना देना, रॉक के ऊपर आर्ट बना देना, रॉक आर्ट कहलाता है। रॉक आर्ट बेसिकली यहाँ पर बहुत पुराने ज़माने में बनाई जाती थी। एंशेंट पेंटिंग यहाँ पर कहलाती है और ह्यूमन मेड है, यानी कि इंसान कोई मार्किंग बना देता था, पेंटिंग बना देते थे, या फिर यहाँ पे उस चट्टान से मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी, यानी कि चट्टान को काट कर उससे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, या फिर मतलब कुछ और चीज़ें भी बनाई जाती थी उस नेचुरल स्टोन के ऊपर। जो भी हमारा पत्थर है उसके ऊपर पेंटिंग बना देना, मार्किंग बना देना, वो बेसिकली यहाँ पे रॉक आर्ट कहलाता था। अब रॉक आर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, पेंटिंग भी आती है, ड्राइंग भी आती है ना, स्टेंसिल, प्रिंट्स, अलग अलग कार्विंग्स, अलग अलग फिगर बना देना, ज्योमेट्रिक फिगर्स यहाँ पे मिली हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो रॉक आर्ट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं जब चट्टान के ऊपर एक पेंटिंग को ड्रॉ किया जाता है। अब बात करें भारत की, तो भारत यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा रॉक आर्ट पाई जाती हैं। रॉक आर्ट की डिपॉजिटरीज सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पे बहुत सारी रॉक आर्ट बनाई गई हैं अलग अलग जगह में, तो उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा। जब बात करते हैं रॉक पेंटिंग के बारे में, तो रॉक पेंटिंग के अलग अलग टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेंगे। एक तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है। प्री हिस्टोरिक क्या है, यानी जितना भी हमारा हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, आपको पता होगा जो रिटन हिस्ट्री है, हाँ लिखित में हमारे पास सारी चीज़ें हैं, इससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड कहलाता है। अभी आगे इसके बारे में डिटेल से जानोगे। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स भी देखने को मिली हैं। ये पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आपको भारत के अंदर देखने को मिलेंगे। जब हम बात करते हैं रॉक पेंटिंग्स की, तो रॉक पेंटिंग के अंदर 3 प्रकार की आती हैं, यानी कि 3 प्रकार की फॉर्म होती हैं। एक होता है पेट्रोग्लिफ, एक होता है पिक्टोग्राफ और एक होता है अर्थ फिगर। ये 3 प्रकार की फॉर्म्स होती हैं रॉक पेंटिंग में। अब पेट्रोग्लिफ यानी यहाँ पर आप कह सकते हो जो रॉक सरफेस होता है, यानी कि जो एक तरीके से चट्टान का सरफेस है, इसके ऊपर किसी चीज़ से गाड़ के यहाँ पर इस पेंटिंग को बनाया जाता है। फिर होता है एक पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ बेसिकली यहाँ पर सरफेस के ऊपर पेंट किया जाता है। फिर होता है अर्थ फिगर। अर्थ फिगर मतलब जो ज़मीन होती है, ग्राउंड होता है, उसी के ऊपर यहाँ पर इसको बना देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 फॉर्म्स देखने को मिलती हैं रॉक पेंटिंग की। ध्यान रखना तीनों फॉर्म्स के बारे में। बाकी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में पहले हम डिस्कशन करेंगे कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग क्या थी। ये तो मैंने आपको 3 प्रकार की फॉर्म बताई हैं। अब मैं बताता हूँ टाइम पीरियड के बेसिस पर कि किस प्रकार से अलग अलग टाइम पीरियड पर रॉक पेंटिंग्स देखने को मिली। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड कौन सा होता है, मैंने आपको बताया। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसको डिफाइन किया जाता है कि मतलब जितना भी हमारे पास में रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड्स है, लिखित में जो भी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है, उससे पहले जो भी कुछ इवेंट्स हुए हैं वो बेसिकली प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के इवेंट्स कहलाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। नाउ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पर खासकर पेट्रोग्लिफ्स वाली पेंटिंग्स देखने को मिला करती थी, यानी कि चट्टानों के ऊपर चीज़ों को किसी चीज़ से कार्व कर दिया जाता था, उसके ऊपर बना दिया जाता था, है ना। पेट्रोग्लिफ वाली जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो 3 फॉर्म बताई थी उसमें सबसे पहली पेट्रोग्लिफ बताई थी। तो पेट्रोग्लिफ वाली पेंटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिली है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के अंदर में। नाउ इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया के अंदर पहली रॉक पेंटिंग का जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, तो भारत के अंदर सबसे पहली जो रॉक पेंटिंग है ना, उसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। वो बेसिकली बनाई गई थी 1867 से लेकर 68 के बीच में, लेकिन इसको डिस्कवर किया था आर्कीबोल्ड कार्लिल ने। ये पहली बार यहाँ पर देखने को मिली है। तो किसने ढूंढी थी मैंने आपको बताया, और वो पेंटिंग कब की बनी हुई थी, लगभग 1867 से लेकर 68 के आसपास ही वो पेंटिंग बनाई गई थी। नाउ जब हम बात करते हैं रॉक पेंटिंग की, तो अभी भी रॉक पेंटिंग भारत के अंदर अलग अलग जगह के अंदर गुफाओं में देखने को मिलती हैं। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर अभी भी बहुत सारे केव्स हैं, पुराने ज़माने के गुफाएं हैं, वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स अभी भी देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, उत्तराखंड में और बिहार में भी रॉक पेंटिंग्स पाई जाती हैं। अब ये मैंने आपको बताया प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में, लेकिन प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के अंदर भी 3 अलग अलग टाइम पीरियड आ जाते हैं। एक होता है अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग, एक होती है मेसोलिथिक पेंटिंग और एक होती है कैल्कोलिथिक पेंटिंग। यानी ये तीनों अलग अलग टाइम पीरियड के बेसिस पर अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स देखने को मिली हैं, वो भी आपको समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले चलो हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग क्या थी।
प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के अंदर अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग का मतलब है कि वो पेंटिंग जो कि आज से 40,000 साल पहले की हैं। यानी कि ये जो अपर पैलियोलिथिक एज है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था? आज से 40,000 साल पहले यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था। इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी यहाँ पर इंसान थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, मतलब स्टोन टूल्स इंडस्ट्री यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रही थी। यानी कि धीरे धीरे आप कह सकते हो कि जो पत्थर थे उससे अलग अलग औजार बनाए जा रहे थे, टूल बनाए जा रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे। और इंडिया के अंदर भी आप देखोगे तो ढेर सारी जो पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर डिस्कवर करी गई हैं, जो कि बहुत पुराने ज़माने की यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड टाइम पीरियड को बिलोंग करती हैं। अब पेंटिंग्स के अंदर उस समय पर क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था, तो खासकर आप कह सकते हो ग्रीन और डार्क कलर की वो पेंटिंग देखने को मिला करती थी। ग्रीन और डार्क रेड, ये दो ही कलर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर में। जो खासकर जो चट्टानें होती हैं ना, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पे अलग अलग जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर हम बात करें ओकर का, ओकर कलर जो थोड़ा सा गेरुआ जैसा देखने को मिलता है रेड कलर का, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो भी नेचुरल चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे चूना हो गया, पानी हो गया, इन सब चीज़ों को मिलाकर जो भी यहाँ पर कलर बन रहा है, उन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद में ही उनका इस्तेमाल किया जाता था और उनसे वहाँ पर पेंटिंग बनाई जाती थी। बट एक बात ध्यान रखना, जो अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के अंदर में जो पेंटिंग्स बनती थी वो ग्रीन और डार्क रेड कलर में आपको ज़्यादातर देखने को मिला करती थी। उन पेंटिंग्स का यही सबसे बड़ी पहचान देखने को मिला करती थी। खासकर वहाँ पे ये लोग अलग अलग कलर का इस्तेमाल करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, रेड कलर इस्तेमाल करते थे हंटर्स के लिए, यानी कि जो शिकारी, अगर कोई शिकारी बना रहे हैं, कोई ऐसा पेंटिंग बनाया जिसमें यहाँ पर कोई शिकारी शिकार कर रहा है, तो वो जो शिकारी है ना, उसको यहाँ पर रेड कलर से ड्रॉ कर दिया, बाकी यहाँ पर जो जानवर है उसको ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दिया। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर चला करती थी अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर में। अब बात करते हैं मीजोलिथिक पेंटिंग्स के बारे में। मीजोलिथिक पेंटिंग्स की जब बात आती है ना, तो ये टाइम पीरियड वो है जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में आता है। ठीक है ना, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में कौन सा पीरियड आता है? मीजोलिथिक। उस समय पर भी यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स देखने को मिला करती थी। ठीक है ना, यहाँ पे मीजोलिथिक पीरियड की जब हम लोग को बात करते हैं तो लगभग 10,000 BC से लेकर 8,000 BC का टाइम पीरियड है ये। इस पीरियड के अंदर हमने देखा रेड कलर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, है ना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट थीम्स बनाई जाती थी अलग अलग साइज़ के अंदर, और साथ में ज़्यादातर हंटिंग सीन्स देखने को मिले हैं। ज़्यादातर शिकार वाले सीन यहाँ पर बनाए जाते थे इस टाइम पीरियड के अंदर। ये जो पेंटिंग है ये क्या क्या दर्शाती थी कि हाँ, लोग यहाँ पे इकट्ठा ग्रुप में यहाँ पर शिकार कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा ड्रॉ करी जाती थी इस टाइम पीरियड के अंदर में। हालांकि बहुत सारे जानवर भी ड्रॉ करे गए हैं इस टाइम पीरियड के अंदर में। जैसे कि एनिमल्स की बात करें तो एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप, इस प्रकार के ढेर सारे जानवर्स को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा पसंद था मीजोलिथिक के आर्टिस्ट्स को, ऐसा आप कह सकते हो। तो आज के समय पर जो भारत के अंदर भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है ना, ये भी बेसिकली मीजोलिथिक टाइम पीरियड की ही आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि जो भीमबेटका केव्स हैं, भीमबेटका की गुफाएं जो हैं, इन गुफाओं को डिस्कवर किया गया था 1957 से लेकर 58 के बीच में बाय VS वाकांकर। इन्होंने वहाँ पर देखा कि ढेर सारी पेंटिंग्स हैं, 500 से ज़्यादा रॉक पेंटिंग्स वहाँ पे बनी हुई हैं। वो रॉक पेंटिंग्स इसलिए भी बची हुई हैं क्योंकि वो गुफा के अंदर प्रेजेंट हैं, और इन पेंटिंग्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इस लिस्ट में डाल रखा है। साल 2003 में इसको यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पर बहुत पुरानी पेंटिंग, आज से 30,000 साल पुरानी पेंटिंग भी इस भीमबेटका केव के अंदर देखने को मिलती है। वो इसलिए बची हुई रह गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर थी गुफा के अंदर, इस वजह से यहाँ पर उसको एक प्रोटेक्शन मिलता रहा। लेकिन जो भीमबेटका केव की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर ज़्यादातर मीजोलिथिक वाली हैं। हालांकि बहुत सारी पेंटिंग है जो कि अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को भी बिलोंग करती हैं, लेकिन बहुत सारी मीजोलिथिक टाइम पीरियड वाली भी देखने को मिल जाती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो आपने सारे टाइम पीरियड कवर कर लिए। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड क्या है वो आपने समझा, उसका अपर पैलियोलिथिक कवर कर लिया, उसके बाद में मेसोलिथिक कवर कर लिया। अब लास्ट आता है कैलकुलिथिक। कैलकुलिथिक पेंटिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड आप कह सकते हो कि नियोलिथिक और जो ब्रॉन्ज एज था, यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस समय के टाइम पीरियड के बीच का ये कैलकुलिथिक टाइम पीरियड कहलाता है। इस समय पर जो ह्यूमन सोसाइटीज़ थी वो क्या कर रहे थे, वो मेटल से टूल्स बना रहे थे। अभी तक इससे पहले वाला जो पीरियड था मेसोलिथिक वाला, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी पत्थर थे उससे औजार बनाए जा रहे थे। बट अब थोड़ा सा और एडवांस हो चुके हैं, कैलकुलिथिक पीरियड के अंदर मेटल्स आ चुके हैं, मेटल से यहाँ पर टूल बनाया जा रहा है ना। तो इस पीरियड के अंदर में
तो ये जो पीरियड है इसके अंदर हमने देखा कि जो नंबर ऑफ पेंटिंग्स हैं वो लगातार इंक्रीज हो गई और यहाँ पे ग्रीन और येलो कलर का इस्तेमाल होने लगा। ऊपर ग्रीन और रेड कलर का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर ग्रीन और येलो कलर भी आ चुका है, येलो कलर का ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इस प्रकार की पेंटिंग्स आज भी देखने को मिलती हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर, नरसिंहगढ़ के अंदर। उसके बाद ये जो केव पेंटिंग्स है ना, इन्होंने ज़्यादातर क्या दिखाया है, इन्होंने यहाँ पर ज़्यादातर आप कह सकते हो कि हंटिंग वगैरह इन्होंने दिखाई है, बैटल सीन्स दिखाए हैं, युद्ध वाले सीन्स भी बहुत सारे यहाँ पर दिखाए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। इनकी जो पेंटिंग्स है उसमें यहाँ पर दिखाया गया कि जो लोग हैं वो हॉर्स को राइड कर रहे हैं, है ना, घुड़सवार ज़्यादातर दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादातर नज़र आई हैं इस कैलकुलेटिव पीरियड के अंदर में। अच्छा, कैलकुलेटिव पीरियड की पेंटिंग का कोई एग्जाम्पल है तो छत्तीसगढ़ की पेंटिंग्स आपको नज़र आएंगी। छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर आप कह सकते हो एक घर है पूरी तरह से पेंटिंगों का। बहुत सारी वैरायटी ऑफ केव्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं और उन केव्स के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स अलग अलग ड्रॉ करी गई हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंदर कैलकुलेटिव टाइम पीरियड की ढेर सारी पेंटिंग्स है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है ना, तो ये बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है नितिन सिंघानिया का, जो कि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया था और वही चीज़ आपको समझा दी है। तो आपका स्टैंडर्ड बुक का एक टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ गए होंगे, एक बार रिवाइज करोगे तो और अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। रॉक आर्ट क्या है, कब से शुरुआत हुई, कैसे कैसे भारत के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर लिंक करके समझा दिए, क्या क्या टाइम पीरियड था। ये बेसिकली यहाँ पर कुछ छोटा सा पोर्शन, इसके बाद कहानी और बड़ी है रॉक आर्ट की, है ना, और डिटेल में यहाँ पर आप जाओगे तो और बहुत बड़ी, इसके बाद की भी बहुत कहानी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है ना, आगे आते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है यहाँ पर, ये वाला, इसको आप लोग गवर्नेंस से रिलेट कर पाओगे। जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर आपको पता होगा मेहरौली वाले केस के बारे में। मेहरौली का जो केस हुआ है, यानी कि वो श्रद्धा वाला जो केस है, वो आपको पता होगा दिल्ली के अंदर जो हुआ है, जहाँ पर आफ्ताब नाम के एक लड़के ने क्या किया, एक लिव इन में रह रहा था लड़की के साथ में, लड़की का नाम श्रद्धा था। उसने यहाँ पर मतलब किसी दिन लड़ाई हुई होगी और उस लड़ाई के बाद यहाँ पर उस लड़की को मार दिया, और मारने के बाद में फंसे ना, इसलिए यहाँ पर उसने एक चालाकी ये दिखाई कि उस लड़की के बॉडी के जो टुकड़े हैं वो बहुत सारे टुकड़े करने के बाद में उसको फ्रिज में डाल दिया, है ना। और मतलब कि आप ये देखोगे, मतलब सुनोगे ना तो मतलब सोचोगे यार क्या ही इंसान है, मतलब कभी ऐसा हो सकता है यार, इंसान ऐसा कर सकता है कि क्या ही, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा जब आप लोग पढ़ोगे ये। तो इसने क्या किया था, उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए थे। टुकड़े करने के बाद में फ्रिज में डाल दिया था ताकि बॉडी वो सड़े ना, और धीरे धीरे करके मतलब एक एक टुकड़ा करके लेकर जा करता था वो, है ना, एक एक टुकड़ा लेकर जाता था उसको फेंकने के लिए, उसको दफनाने के लिए, एक एक टुकड़ा करके रात में 2 बजे निकलता था ताकि उसको कोई पकड़े ना, कभी कुछ ले गया कभी कुछ ले गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हरकतें दिखाई गई हैं आफ्ताब के थ्रू। तो अभी यहाँ पर वो केस चल रहा है पूरी तरह से, अभी आपको पता होगा मैटर बहुत ज़्यादा चल रहा है पूरे देश भर में, है ना। तो सभी लोगों ने इसके बारे में से पढ़ रखा होगा। लेकिन आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल में इसी केस से संबंधित एक चीज़ निकल कर आती है, वो ये है कि जो ये मेहरौली मर्डर है ना, इसमें यहाँ पर एक्यूज्ड के लिए नार्को टेस्ट करवाने की मांग की जा रही है कि एक नार्को टेस्ट होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने एक परमिशन मांगी है लोकल कोर्ट से कि हम लोग एक नार्को एनालिसिस टेस्ट करना चाहते हैं आफ्ताब पूनावाला का, और इस नार्को एनालिसिस टेस्ट के माध्यम से और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन निकलने के चांसेस हैं। अभी तो इतनी बात तो पता चल गई है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे यहाँ पर इसने मर्डर किया, उसके बाद और भी इन्फॉर्मेशन निकलने के चांसेस हैं अगर हम लोग नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लेते हैं आफ्ताब पूनावाला का। तो इसलिए दिल्ली पुलिस ने अभी यहाँ पर एक परमिशन मांगी है लोकल कोर्ट से। तो डिस्कशन करते हैं और जानते हैं आखिरकार ये नार्को एनालिसिस टेस्ट है क्या। आपके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतनी बात ध्यान रखना, आपसे मर्डर केस के बारे में डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा, बट नार्को टेस्ट के बारे में आपसे ढेर सारी बातें पूछी जा सकती हैं। क्या होता है नार्को टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट, ध्यान सुनना। इसमें होगा क्या, अगर एक व्यक्ति का ये वाला टेस्ट करना है तो उसको ड्रग्स के इंजेक्शन दे दिए जाएंगे, है ना, मतलब एक तरीके से उसको नींद आ रही होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो पूरा तरह से, मतलब नशे में पहुंच जाएगा वो। इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सोडियम पेंथोथल, ठीक है ना। तो सोडियम पेंथोथल का इस्तेमाल किया जाता है, ये जो नाम है ये ज़रूर से ध्यान रखना, इस टेस्ट के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे होगा क्या, जब ये बॉडी के अंदर डाला जाएगा ना तो उससे वो एक हिप्नोटिक स्टेट में आ जाएगा, यानी कि निद्र अवस्था, नींद वाली सिचुएशन में आ जाएगा, एक न्यूट्रल स्टेज के अंदर आ जाएगा। तो उससे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी
क्योंकि जब वो नशे में होगा, थोड़ा सा नींद वाले नशे में होगा, तो उससे जब इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी तो वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि उसका ब्रेन न्यूट्रलाइज हो चुका होगा, अब वो कुछ समझ ही नहीं रहा होगा। तो उससे जो इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी तो उस समय पर यहाँ पर वो थोड़ी सी ट्रू इन्फॉर्मेशन होगी, सच्ची इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी। नाउ ये जो दवाई है, सॉरी दवाई कह रहा हूँ, ये जो ड्रग आपको देखने को मिलेगा ना, इसको हम लोग ट्रुथ सीरम की तरह भी देखते हैं, यानी कि इसको ट्रुथ सीरम भी बोला जाता है, यानी कि सच्चाई उगलने का यहाँ पर ये ड्रग कहलाता है ना। इसका इस्तेमाल किया जाता है सर्जरी के समय पर, जो एनेस्थीसिया की तरह यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी अलग अलग जो ऑपरेशन चलाए गए थे, इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाए गए थे, उस समय पर भी इस ड्रग का इस्तेमाल किया गया था। हाल ही में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं ना, उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन ड्रग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन के अंदर। नहीं तो फिर अगर लोगों से सच्चाई उगलवानी है ना, किसी मुजरिम से सच्चाई उगलवानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे टॉर्चर करना होगा। टॉर्चर करते करते अगर वो तब भी नहीं उगलता है तो 3rd डिग्री वाले टेस्ट पर जाना होगा, बहुत बुरी तरह से यहाँ पर उसको टॉर्चर करना पड़ेगा, तब जाके वो बात उगलेगा। तो इन चीज़ों का ऑल्टरनेटिव है ये, इन चीज़ों का एक ऑल्टरनेटिव है कि भैया आप यहाँ पर ये ड्रग देकर उसको न्यूट्रलाइज करके उससे यहाँ पर जो भी सच्चाई है वो निकलवा सकते हो। तो ये होता है नार्को एनालिसिस टेस्ट, उसका ब्रेन न्यूट्रलाइज यहाँ पर हो जाता है नशे के अंदर में। ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ, जो भी नशेड़ी होते हैं शराब पी लेते हैं फिर उसके बाद कुछ झूठ नहीं बोलते हैं, वो चीज़ आप लोग यहाँ पर लिंक कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे नार्को टेस्ट के अंदर बताई जा रही है। तो एक तो हो गया ये नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के साथ साथ एक और टेस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है, मैं आपको वो वाला भी कवर करवा देता हूँ, वो है पॉलीग्राफ या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट। अब ये पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या होता है, देखो ये भी एक ऐसा प्रोसीजर है ना, यहाँ पे किसी दवाई वाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसी ड्रग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे होगा क्या, इंसान की फितरत जानी जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पे एक ऐसा प्रोसीजर है कि हम लोग क्या करेंगे कि इंसान से जो भी सवाल होंगे, जो भी मुजरिम होगा जिससे सवाल पूछने होंगे पूछेंगे, तो अगर वो झूठ बोल रहा होगा या सच बोल रहा होगा तो उससे क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी, इसके अंदर चेंजेस हो रहा होगा। तो इन्हीं चेंजेस को हम नोटिस करेंगे, इन्हीं चेंजेस को नोटिस किया जाता है पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट के अंदर, जहां पर पर्सन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो उसकी जो पल्स या ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा होगा, है ना, तो वो यहाँ पर पल्स ज़्यादा तेज चल रही होगी। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी कि अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो यहाँ पर ये ज़रूर उसके बॉडी के अंदर हलचल हो रही होगी। तो इसकी चक्कर में, मतलब कि इसी वजह से ये लाई डिटेक्टर टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है और इसके माध्यम से भी हम लोग जो झूठ है उसको पकड़ पाते हैं। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, ध्यान रखना। और उसके बाद में ये नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है, ये ध्यान रखना। नार्को टेस्ट अभी न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ में अभी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है पेंशन टू 32 फॉर्मर वेमेन ऑफिसर्स ऑफ IAF, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर्स हैं, खासकर वेमेन ऑफिसर्स। तो 32 फॉर्मर ऑफिसर्स हैं, यानी कि अब उनका मतलब जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल था, वो ख़त्म हो चुका है, अब वो रिटायर्ड आप कह सकते हो। तो 32 फॉर्मर वेमेन ऑफिसर्स हैं, इनको यहाँ पर पेंशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनको पेंशन दी जाए। अच्छा, ऐसा क्यों, आओ डिस्कस करते हैं। हुआ क्या था, हुआ ये था कि इनमें से जो ज़्यादातर वेमेन है वो एक केस लड़ रही हैं 12 साल से। 12 साल से केस क्या लड़ रही हैं, क्योंकि ये जो वेमेन है ना, ये बहुत पुराने समय से इंडियन एयरफोर्स के अंदर सर्व कर रही थी। उस समय पर शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था, यानी कि उस समय पर वेमेन को परमानेंट तरीके से नहीं रखा जाता था, थोड़े समय तक 10-15 साल तक ही वेमेन काम कर सकती है, इस प्रकार से यहाँ पर उनके लिए जो प्रोविजंस है वो रखे गए थे। तो हुआ क्या, इसको लेकर एक बवाल चल भी रहा था कि वेमेन को परमानेंट सर्विस कमीशन की तरफ लेकर आना चाहिए, यानी वेमेन को भी हम लोग, अगर कोई वेमेन चाहती है सर्व करना, मान लो रिटायरमेंट तक सर्व करना चाहती है, 60 साल तक सर्व करना चाहती है, लेकिन उसको आप 10-15 साल तक टाइम पीरियड दे रहे हो सर्व करने के लिए, तो उस शॉर्ट सर्विस कमीशन से उसको परमानेंट सर्विस कमीशन की तरफ शिफ्ट किया जाए। इसको लेकर बहुत समय से मुद्दा चल भी रहा था, लेकिन आज के समय पर यह अलाउ कर दिया गया है ना, कि अब यहाँ पर वेमेन देखो परमानेंट सर्विस कमीशन के लिए भी जा सकती हैं, जिनका मन है कि परमानेंटली मुझे सर्व करना है, 60 साल तक अपनी रिटायरमेंट की एज तक मुझे सर्व करना है, तो वो यहाँ पर उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर सर्व कर सकती हैं, मतलब परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर सर्व कर सकती हैं हमारी इंडियन एयरफोर्स में। लेकिन ये जो महिलाएं आपको देखने को मिल रही हैं ना, इन्होंने 12 साल से केस लड़ा। किस चीज़ का केस लड़ा कि हमें परमानेंट कमीशन के अंदर आना है, परमानेंट कमीशन के अंदर आना है, लेकिन जब परमानेंट कमीशन आया तो इनका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका था, इनकी जो जॉब का टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था। तो इसको देखते हुए यहाँ पर इन ऑफिसर्स का कहना यह है कि एटलीस्ट आप हमें पेंशन तो दे सकते हो ना।
तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को देखा और बोला कि हाँ बिल्कुल इनका देखो एज लिमिट ख़त्म हो चुका है और इन्होंने कोर्ट से थोड़ा सा मांग करी है पेंशन के बारे में और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अलाउ भी किया है इन 32 फॉर्मर वुमेन IAS ऑफिसर्स को कि इनको पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एलिजिबल होती आज परमानेंट सर्विस कमीशन की तरह काम कर रही होती, मतलब परमानेंट सर्विस दे रही होती। बट हुआ क्या, टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, परमानेंट सर्विस थोड़ा सा बाद में आया, तो इससे यहाँ पर हुआ ये कि ये परमानेंट सर्विस नहीं दे पाई, इसकी वजह से यहाँ पर इनको पेंशन देनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैटर जो है वो बहुत आराम से क्लियर हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं, क्या है शॉर्ट सर्विस कमीशन, क्या है परमानेंट सर्विस कमीशन, क्या मैटर था पूरा, क्या इतिहास रहा है वेमेन का इन इंडियन एयरफोर्स के अंदर, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन आखिरकार है क्या। देखो शॉर्ट सर्विस कमीशन ये जो स्कीम है ये क्या करता है, ये वेमेन ऑफिसर्स को अलाउ करता है कि जो वेमेन ऑफिसर्स हैं ना वो हमारी आर्मी के अंदर केवल और केवल 10 साल तक ही काम कर सकती हैं, और या फिर उसको एक्सटेंड करना हो तो 14 साल तक काम कर सकती हैं, इसके अलावा नहीं कर सकती। 14 साल तक इनको टाइम पीरियड दिया गया, 14 साल तक ये वर्क कर सकती हैं। ये बेसिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर अलाउ किया गया था और उसमें भी यहाँ पर इनको ज़्यादा बड़ी जॉब्स नहीं दी गई थी, जैसे लड़ाई वाले जो रोल्स है वो यहाँ पर तब भी नहीं दिए गए थे, है ना। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन बेसिकली यहाँ पर ये वेमेन के लिए एक ऑप्शन हुआ करता था कि वेमेन यहाँ पर इसको आप कह सकते हो अपना सकती हैं, लेकिन वेमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन के लिए अलाउ नहीं किया गया था, जबकि जो मेन थे यानी कि जो पुरुष थे वो परमानेंट कमीशन के लिए भी एलिजिबल थे। परमानेंट कमीशन मतलब कि रिटायरमेंट तक 60 साल तक वो सर्व कर सकते हैं आर्मी के अंदर में, बट ऐसा यहाँ पर विमेन के लिए नहीं था। विमेन से केवल और केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ही काम कर सकती थी, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो विमेन ऑफिसर्स हैं ना, इसी चक्कर में शॉर्ट सर्विस कमीशन के चक्कर में मतलब 10 से 14 साल काम किया उसके बाद बाहर आ गई, तो इनको पेंशन भी नहीं दी जाती थी। लेकिन परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर पेंशन दी जाती है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में सर्व कर रही थी, लेकिन इसको लेकर बहुत बवाल चल रहा था। इसी चक्कर में यहाँ पर परमानेंट कमीशन भी लेकर आया गया आर्मी के अंदर। तो परमानेंट कमीशन क्या था मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी एक तरीके से व्यक्ति है, अगर वो परमानेंट कमीशन के तहत सेलेक्ट किया जाता है ना, तो हमारे नेशन के लिए वो सर्व कर सकता है अपनी रिटायरमेंट की एज तक। उसका रिटायरमेंट होगा प्रॉपरली, फिर उसके बाद में उसको पेंशन भी मिला करेगी। तो ये बेसिकली परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रखा गया था। तो ये मुद्दा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट किया और वेमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन के अंदर अलाउ किया। तो अब यहाँ पर जो वेमेन ऑफिसर्स है वो परमानेंट कमीशन के तहत भी सेलेक्ट हो सकती हैं, यानी कि रिटायरमेंट तक सर्व कर सकती हैं, जो कि एक समय पर 10 से या फिर 14 साल तक ही सर्व कर पा रही थीं। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हुई। हालांकि सरकार ने यहाँ पर बीच में काफ़ी हद तक आर्गूमेंट भी किया कि कहीं ना कहीं जो वेमेन है इनके लिए ये जॉब सही नहीं है ना, इतने लंबे समय तक सही नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ही सही रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ना सुनते हुए बोला कि देखो हम इक्वालिटी की तरफ काम करेंगे, आर्मी के अंदर भी यहाँ पर एक ट्रू इक्वालिटी होनी चाहिए। तो वेमेन और मैन दोनों को यहाँ पर इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और इसको लेकर यहाँ पर एक जजमेंट दिया और परमानेंट कमीशन वेमेन के लिए अलाउ किया। तो इंडियन आर्मी के अंदर अब परमानेंट कमीशन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि जब भी कोई वेमेन अपॉइंट होगी आर्मी के अंदर में, तो जो फीमेल मिलिट्री ऑफिसर होगी वो काम कर सकती है अपनी मिलिट्री जो रिटायरमेंट किया जाए तब तक, और बाद में यहाँ पर पेंशन्स वगैरह भी उसको मिल जाएंगी। अगर वेमेन चाहती है रिज़ाइन करना तो वो रिज़ाइन भी कर सकती है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर बताई जाती है। क्लियर हो गया नाउ। तो जो ऑफिसर्स हैं इनको यहाँ पे परमानेंट कमीशन के लिए अलाउ किया गया, तो ये आपको एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। बाकी मैंने आपको परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन का मुद्दा समझाया, ये आपको करंट इशू देखने को मिलेगा कि करंट इशू में आखिरकार क्या क्या चल रहा था, है ना, कि किस प्रकार से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इन 32 फॉर्मर वेमेन ऑफिसर्स को अलाउ किया है पेंशन के लिए। क्यों अलाउ किया है, ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर समझ ली हैं। क्योंकि इनका जो चांस था परमानेंट कमीशन क्लियर करने का वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो एज है वो ओवर हो चुकी है, तो अभी यह डिमांड कर रही है पेंशन की। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। अब ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये आर्टिकल बात करता है इंडिया और चाइना के बारे में। यानी कि अभी देखो इंडिया ने क्या किया है ना, देखो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर की साइड पर, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के पास जो आपको बॉर्डर देखने को मिलता है, पेंगोंग सो लेक आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, तो चाइना अपनी साइड से ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है। यानी कि जो अक्साई चीन वाला रीजन आपको पता होगा, अक्साई चीन वाला वो पोर्शन है जो कि चाइना ने कब्जा रखा है ना। तो चाइना क्या कर रहा है, उधर की साइड में अपनी साइड में ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, बहुत सारी रोड्स बिल्डिंग्स इन सब चीज़ों को यहाँ पे लगातार डेवलप कर रहा है।
तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पर क्या किया, जो नए सी स्पीड बोट्स होती हैं, यानी कि जो हमारी बोट हैं खासकर जो पानी में चल सकती हैं, स्पीड बोट्स बेसिकली जो कि थोड़ा स्पीड से चलेंगी, उनको यहाँ पे तैनात कर दिया है। अब वो जो स्पीड बोट है वो क्या करेंगी, वो यहाँ पे दस्तक देंगी पेंगोंग त्सो लेक के अंदर में। तो चाइना अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो कोई बात नहीं, अब इधर से हम लोग भी यहाँ पे काम करेंगे। हम लोगों ने अपनी स्पीड बोट्स को अपग्रेड कर दिया है, स्पीड बोट्स पहुँचा दी गई हैं, प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो लगातार हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे इन्हेंस कर रहे हैं ताकि चाइना को टैकल किया जा सके। ये काम साल 2020 के बाद से किया जा रहा है। साल 2020 से पहले ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं। क्यों? क्योंकि साल 2020 में आपको पता होगा गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ, चाइना जो है, चाइनीज़ जो आर्मी है ये इंडिया के टेरिटरी में घुसने की कोशिश करे, हालांकि यहाँ पर इनको पीछे खींचा गया वापस से, बट ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए और दोनों के बीच में तब से ही लगातार बॉर्डर पर विवाद बने हुए हैं। तो बात यह है कि सर अब इंडिया भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर एनहेंस कर रहा है, उसका डेवलपमेंट यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। अगेन इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस खाली पेंगोंग त्सो लेक के बारे में ध्यान रखना, पेंगोंग त्सो लेक कहाँ पर है ये बात ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद कुछ भी नहीं है इस आर्टिकल के अंदर, क्योंकि 2020 से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगले आर्टिकल पर आएंगे। अगला आर्टिकल बात करता है सी विजिल 2022 ड्रिल टेस्ट के बारे में। तो जो हमारे आर्म्ड कमांडोज हैं ना, तो अभी इन्होंने यहाँ पर सी विजिल नाम का जो ये अभ्यास है वो किया है। तो ये जो सी विजिल अभ्यास है ये क्या है, और उसके बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो सी विजिल 2022 का ये अभ्यास है, ये बेसिकली 2022 के अंदर 3rd एडिशन था, इसका 3रा एडिशन था। इसमें यहाँ पर हो क्या रहा है, इसमें यहाँ पर देखो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है सी विजिल का, यानी कि हम अपने समुद्र के आसपास के एरिया में अच्छे से निगरानी रख सकें। जो समुद्र वाला हिस्सा है जिसके साथ में बॉर्डर, भारत एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, आपको पता होगा हमारी एक बहुत बड़ी टेरिटरी है जो कि समुद्र के साथ में शेयर होती है, खासकर इंडियन ओशन वाले रीजन में। तो वहाँ पे हम लोग एक सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवा सकें, वहाँ पे जो भी खतरा है उसको हम लोग ख़त्म कर सकें, उसके लिए ये अभ्यास किया जाता है। तो सी विजिल 2022 वाला जो अभ्यास है ये 3रा एडिशन था, मैंने आपको बताया। इससे पहले ऑलरेडी 2 एडिशन हम कंडक्ट कर चुके हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है सी विजिल का, ये साल 2018 में लेकर आया गया था। 2018 में इसलिए लेकर आया गया ताकि हम समुद्र के अंदर अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकें। क्यों? क्योंकि जो 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, आपको याद होगा, वो भी कहीं ना कहीं मतलब जो अटैक हो पाया था, पॉसिबल हो पाया था, उसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं सी के अंदर यानी समुद्र के माध्यम से जो है आतंकवाद है उसको भी यहाँ पर एक बढ़ावा मिला था। तो हम लोग यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि समुद्र के अंदर सिक्योरिटी को बनाकर रखा जा सके। उसके लिए यहाँ पर 2008 में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर आया था, और सी विजिल 2022 तब इस बार यहाँ पे कंडक्ट करी गई है। ये बेसिकली यहाँ पर 3रा एडिशन है, मैंने आपको बता दिया। अब जो ये एक्सरसाइज है, ये अभ्यास कौन कंडक्ट करता है, तो इसको इंडियन नेवी कंडक्ट करती है। हमारी इंडियन नेवी के साथ साथ जो इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं वो भी साथ में मिलते हैं, है ना, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, ये सब साथ में मिलकर यहाँ पर इस अभ्यास को कंडक्ट करते हैं और तैयार रहते हैं कि कैसे अगर कोई भी मैरीटाइम यानी कि समुद्र के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, कोई भी यहाँ पर इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है तो कैसे उससे लड़ा जाएगा। ये एक्सरसाइज भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत लगभग 7,516 किलोमीटर का एक कोस्ट लाइन अपने पास में होल्ड करके रखता है। यानी कि इंडिया का जब आप मैप देखोगे नीचे से, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये ओशन देखने को मिल जाएगा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। यहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन आती है, 7,516 किलोमीटर की एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन देखने को मिलती है। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस एरिया को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे सकें, यहाँ पर पूरी तरह से हमारे पास में एक सिक्योरिटी हो। उसी के लिए सी विजिल 2022 को यहाँ पे कंडक्ट किया गया है, ठीक है ना। और ना केवल यहाँ पर ये वाला एरिया, इसके साथ साथ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब समुद्र का ही कुछ हिस्सा हमारी टेरिटरी के अंदर है, ये हर एक देश के पास में है। ऐसा देश जो कि अपना बाउंड्री समुद्र के साथ में शेयर करता है, तो कुछ समुद्र का हिस्सा जो है ना वो उसके टेरिटोरियल वाटर के अंदर में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कितना हिस्सा आता है? 200 नॉटिकल माइल तक का। जैसे मान लो यहाँ पर ये इंडिया का बेस लाइन है, इससे आप 200 नॉटिकल माइल आगे चलोगे तो 200 नॉटिकल माइल तक का जो भी समुद्र का हिस्सा होगा वो इंडिया की टेरिटरी में आएगा। तो हम लोगों ने जो ये सी विजिल अभ्यास किया है ना, ये अपने कोस्ट लाइन को प्रोटेक्शन देने के लिए तो किया ही किया है, साथ ही साथ में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्शन देने के लिए भी किया है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका काम क्या है? ये आपकी मैरीटाइम नेशनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करेगा। समुद्र के माध्यम से कोई भी आपके कंट्री के अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट नहीं हो सकेगी। ये इसका एक पर्पस देखने को मिलता है सी विजिल का। क्लियर हो गई बात? आगे आते हैं।
नाउ आएंगे एडिटोरियल डिस्कशन पर, लेकिन एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह एक मेंस का सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, देखो कल मैंने आपके साथ में, आपको पता होगा, एजुकेशन से संबंधित एक आर्टिकल डिस्कस किया था, एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जो कि एडटेक से संबंधित है, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन जिस प्रकार से ग्रो हो रही है, क्या चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, वो आर्टिकल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कल। तो उसी के बेसिस पर आज का प्रश्न यहाँ पर ये तैयार हो जाता है, तो आपको ये अटेम्प्ट करना है। प्रश्न क्या बोलता है? डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑनलाइन एजुकेशन ओपन्स मैनी पॉसिबिलिटीज़ फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यानी कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, इसने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए ओपन कर दी हैं। बच्चे और टीचर्स बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कर पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन से चलो इन सभी लोगों को सपोर्ट तो मिल रहा है, उसके अलावा इनइक्वालिटी यानी जो असमानताएं हैं वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आई है भारत के अंदर, ठीक है ना। तो भले ही ऑनलाइन एजुकेशन ने ढेर सारी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ओपन करी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कह सकते हो ये कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी है, असमानताएं हैं, उसको वाइडन कर सकता है, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है ना। तो वो जो असमानताएं कैसे बढ़ा सकता है वो आपको यहाँ पे बताना है। हालांकि कल मैंने डिस्कस किया था, कल आपको यहाँ पर इसके बारे में पता होगा, नहीं पता है तो कल वाला वीडियो ओपन करना और लास्ट में जाना, एडिटोरियल सेक्शन को ओपन करना, आपको पूरा अच्छे से एडिटोरियल समझ में आएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर ये आंसर भी अटेम्प्ट करने का एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो आते हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर। नाउ ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है ये इंडियन एक्सप्रेस का आपको देखने को मिलेगा। इस एडिटोरियल को लिखा है त्रिभुवन साहब ने, ठीक है ना। अब इन्होंने यहाँ पर बात करी है किस चीज़ के बारे में? मानगढ़ मैसेकर के बारे में, यानी जो आपको पता है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उससे 6 साल पहले एक और बहुत बड़ा मैसेकर, एक और बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था जिसका नाम है मानगढ़ मैसेकर। तो मानगढ़ मैसेकर के बारे में यहाँ पर उन्होंने डिस्कशन किया है कि मानगढ़ मैसेकर में क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जो हमारे भिल ट्राइब्स उन्होंने कितनी सारी परेशानियाँ फेस करी हैं। तो अच्छा, इन्होंने ये एडिटोरियल आज लिख दिया, क्योंकि मतलब आप सोच रहे होंगे लिखने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि एडिटोरियल जब भी लिखा जाता है किसी राइटर के थ्रू तो उसके पीछे का एक पर्पज़ होता है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यह है, आज 17 नवंबर है, ठीक है ना, आज 17 नवंबर है। तो 17 नवंबर है तो क्या हो गया? क्योंकि 17 नवंबर 1913 में ही, यानी कि यही तारीख थी, 17 नवंबर 1913 को ही यहाँ पर यह मैसेकर हुआ था, ये पूरा का पूरा नरसंहार हुआ था, मानगढ़ मैसेकर। इस वजह से यहाँ पर ये मानगढ़ मैसेकर को याद करते हुए इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखते हैं। चलो आओ फिर डिस्कस करते हैं। जो भी आर्टिकल में इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है वैसे, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी ने पहले सवाल पूछे हुए हैं, वो सवाल भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो मैंने आपसे बोला था पहले भी कि एडिटोरियल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ में लेकर आता रहता हूं, तो वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। काम की पॉइंट्स जो है वो निकाल दी, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट करके अपने पास में लिख कर रख सकते हो। मानगढ़ मैसेकर क्या था, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो ट्रेजेडी थी ना, पूरा का पूरा ये जो नरसंहार हुआ था, ये मानगढ़ के अंदर हुआ था, राजस्थान के बंसवाड़ा वाले एरिया में। यहाँ पे हुआ ये था कि एग्जैक्टली 1500 से ज़्यादा जो भिल ट्राइबल्स थे, यानी भिल वाली जनजाति थी ना, 1500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मार दिया गया था अंग्रेज़ों के थ्रू। इन सब के ऊपर गोली चला दी गई थी। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये हत्याकांड था। ये कब की बात है? 17 नवंबर 1913 की बात है ना। तो इसी वजह से आज भी 17 नवंबर है, तो इसी को याद करते हुए इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा गया है। तो बात की जाती है मानगढ़ की, तो मानगढ़ हिल्लॉक भी कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी कि आपको ये पूरा एरिया देखने को मिलेगा, गुजरात राजस्थान बॉर्डर तक यहाँ पर फैला हुआ है। इसको हम लोग आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जानते हैं। अब मानगढ़ मैसेकर की जब बात की जाती है तो मानगढ़ मैसेकर ये पूरा नरसंहार हुआ क्यों था? राजस्थान के बनवाड़ा में हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया है ना, बंसवाड़ा के अंदर। और ये क्यों हुआ था, अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। देखो, एक ट्राइब की बात की जाएगी, कम्युनिटी की बात की जाएगी, उस कम्युनिटी का नाम है भिल ट्राइब। भिल ट्राइब के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, अब की बार ये ट्राइब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है। तो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, इन्होंने बहुत सारी परेशानियाँ फेस करी हैं उस समय पर, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ये अत्याचार हुआ और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी अंग्रेज़ों के टाइम पर, और इन्हीं के ऊपर यहाँ पर ये गोलियाँ चलाई गई थी। इन्हीं लोगों की यहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी इस पूरे हत्याकांड के अंदर, इस पूरे नरसंहार में। 20वीं सेंचुरी के अंत तक अगर हम लोग बात करें तो ये जो भिल ट्राइब है ना, ये कहाँ कहाँ पर रह रही थी? ये राजस्थान गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेबर की तरह काम कर रहे थे, इनसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि मज़दूरों की तरह काम करवाया जा रहा था, और बहुत ज़्यादा अत्याचार भी हो रहे थे। ढेर सारे लोग यहाँ पर मर भी रहे थे भिल ट्राइब्स के अंदर, और इस प्रकार के अत्याचार यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है वो कर रहे थे।
अब होता यहाँ पर यह है, एक व्यक्ति उभर कर आते हैं जिनका नाम है गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी जी के बारे में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको हम लोग गोविंद गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो गोविंद गुरु यहाँ पर आप कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो कि निकल कर आए। इन्होंने यहाँ पर भिल ट्राइब की आवाज़ को पूरी तरह से उठाया भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि भिल ट्राइब्स की जो इम्पॉर्टेंट डिमांड है ना, वो डिमांड यहाँ पर अंग्रेज़ों के सामने रखते हैं गोविंद गुरु जी, है ना। इनका मेजर फोकस ये था कि जो भी भिल ट्राइब को लेकर यहाँ पे इनसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर वसूला जा रहा है, इनसे टैक्स लगाया जा रहा है इनके ऊपर, इस प्रकार के अत्याचार भिल ट्राइब्स के ऊपर हो रहे थे, हैरेसमेंट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा था। तो इन्होंने यहाँ पर ब्रिटिशर से मांग करी कि देखो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इससे यहाँ पे हमारी जो भिल ट्राइब है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो रही है, तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि ब्रिटिशर्स मानते हैं नहीं, लेकिन करते क्या है, ब्रिटिशर्स कोशिश ये करते हैं कि भिल ट्राइब्स को ही हटा दिया जाए। यानी कि भिल ट्राइब से बोला गया कि आप मानगढ़ हिल को छोड़कर निकल जाओ, जहाँ पे रहते थे ना, मानगढ़ हिल को छोड़कर निकल जाओ, इस प्रकार से इनसे बोला गया। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि देखो हम ये जो आपकी कोशिश है कि हम मानगढ़ हिल छोड़कर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। और तब से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अंगार जागा और लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से ब्रिटिश रूल से फ्रीडम पाने की मांग करी। यानी कि जो अंग्रेज़ों का पूरी तरह से शासन चल रहा था, उससे यहाँ पर छुटकारा पाने की पूरी मांग की गई थी। हालांकि ब्रिटिशर्स ने भिल से बोला था कि मतलब इन ट्राइब से बोला था, इन कम्युनिटी से, कि आप मानगढ़ हिल को छोड़ दो, 15 नवंबर 1913 से पहले पहले खाली करके निकल जाना है, ऐसा यहाँ पर इनसे बोला गया था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 17 नवंबर 1913 में होता यह है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी, मतलब ये सब लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं एक जगह पर, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी क्या करती है, इनडिस्क्रिमिनेटली लगातार गोलियां चलाती है इन भिल प्रोटेस्टर्स के ऊपर। जब वो प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेज़ का रूल ख़त्म करने के लिए, तो इनके ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं। और बोला यह जाता है कि जो ये गोलियां चलाई गई थी, इसमें 1500 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, जिसमें बच्चे, महिलाएं, आदमी, बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए थे इस पूरे ट्रेजेडी के अंदर। तो ये जैसा जलियांवाला बाग वाला मैसेकर था ना, वैसे यहाँ पर ये मानगढ़ मैसेकर देखने को मिलता है। तो ये बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी है मानगढ़ मैसेकर को लेकर। बाकी अब बात ये आती है गोविंद गुरु जी की। गोविंद गुरु जी कौन थे? इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस मानगढ़ मैसेकर के अंदर। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक रिवॉल्यूशनरी लीडर थे ये, जो मानगढ़ के अंदर जितने भी ट्राइबल्स रहा करते थे ना, उनके एक लीडर की तरह ये उभर कर निकले थे। और बताया यह जाता है कि जो गुरु है ना, एक लिविंग लेजेंड हुआ करते थे। इन्होंने यहाँ पर ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं ना, उनके बीच में एक यूनिटी बनाकर रखी, यानी कि उनके बीच में एकता बना के रखी। गोविंद गुरु जी से पहले, मतलब कि जो जब ये लीडर बने उससे पहले भी यहाँ पर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। 25 की उम्र में ही इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी को इम्प्रेस किया और एक इम्पॉर्टेंट फिगर बनकर गया है। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर हुआ करते थे, तो इनको इम्प्रेस कर कर यहाँ पर ये उभरते हुए निकले। इन्होंने यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ में क्या किया, एक आप कह सकते हो कि सोशल रिफॉर्म स्टार्ट किया, यानी कि कुछ चेंजेस करने की मांग करी ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। और 1903 में, यानी कि 1903 में इन्होंने यहाँ पर एक शपथ ली कि अब यहाँ पर जो शराब है वो कोई नहीं पिएगा, है ना। उसके बाद में जो ये बुराइयां हैं उसको यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा। जो बाहर विदेशी गुड्स हैं उनका बॉयकॉट किया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। जो ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है ट्राइबल से, उसको ख़त्म किया जाएगा। जो गर्ल्स हैं उनको प्रॉपरली एजुकेशन दी जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने कुछ प्लेजेस ली कि हम ये काम करने वाले हैं। और इससे यहाँ पर क्या होता है, एक यूनिटी बनकर आती है। और यूनिटी बनते हुए यहाँ पर क्या होता है, एक संप यानी कि यूनिटी सभा को बना दिया जाता है। एक संप सभा बनकर आती है। और वो जो सभा है ना, उसकी सबसे पहली मीटिंग कहाँ पे होती है, मानगढ़ के अंदर ही यहाँ पर सबसे पहली मीटिंग होती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने ट्राइबल मूवमेंट के अंदर में। ट्राइबल जो पीपल हैं उनके बीच में यूनिटी को एस्टेब्लिश करने में गोविंद गुरु का काफ़ी बड़ा रोल हुआ करता था। खासकर हम लोग भिल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। बट हुआ यहाँ पर यह कि इन गोविंद गुरु को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि ये जो मानगढ़ मैसेकर था ये बहुत ज़्यादा निर्दयी तरीके से पूरा हत्याकांड हुआ था। इसके बाद में गोविंद गुरु जी को एक डेथ सेंटेंस दिया गया, यानी कि इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। इनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन जैसे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल है वो बेसिकली काफ़ी गुस्सा हो गए, काफ़ी भड़क गए थे, है ना, वॉयलेंट होने लगे थे। तो ब्रिटिश ने यहाँ पर उनकी फांसी की सज़ा को हटाकर बेसिकली यहाँ पर उनको ये बोल दिया कि ये 20 साल तक जेल में रहेंगे, यानी कि फांसी की सज़ा ख़त्म कर कर इनको बेसिकली यहाँ पर 20 ईयर्स तक
जेल में रखा गया। बाद में यहाँ पर ये निकल कर आते हैं और लास्ट में यहाँ पर ये अपने जो ज़िंदगी के आखिरी साल हैं वो कहाँ पर बिताते हैं, कोम्बोई के अंदर, कोम्बोई जो कि गुजरात में है, जहाँ पर इनकी मृत्यु होती है 30 नवंबर 1931 में। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल था, तो इनके बारे में ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को लेकर आपसे सवाल बन जाते हैं। अब राइटर बात करते हैं भिल ट्राइब के बारे में, यानी कि ये पूरा का पूरा जो मैसेकर है वो भिल ट्राइब से रिलेटेड है। तो भिल ट्राइब थी कौन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है कौन बेसिकली। नाउ भिल्स जो है ना, ये बेसिकली राजस्थान बोमेन की तरह रेफ़र किया जाता है, यानी कि देखो एक तो पहली बात धनुष चलाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। तो भिल्स जो है ना, इसको हम लोग राजस्थान बोमेन की तरह भी देखते हैं। इंडिया की सबसे ज़्यादा बड़े एरिया में फैली हुई ये ट्राइबल कम्युनिटी है। 2011 की जो जनगणना देखोगे उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो भिल्स जो है ना वो भारत की सबसे बड़ी ट्राइब हुआ करती थी 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। आज के समय पर जो ये भिल ट्राइब है इनको दो टाइप के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, एक सेंट्रल है यानी कि प्योर भिल्स और एक है ईस्टर्न यानी कि राजपूत भिल्स। तो अलग अलग एरियाज़ में यहाँ पर ये डिवाइडेड आपको देखने को मिलेंगे। सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल हिल्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तक यहाँ पर फैले हुए हैं। इनफैक्ट त्रिपुरा तक यहाँ पर, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक यहाँ पर इंडिया के अंदर भिल्स ट्राइब आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, ये कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर आप कह सकते हो ये ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। भिल ट्राइब की अगर हम लोग बात करें, भिल ट्राइब, ये जो वर्ड है ना, टर्म भिल, ये कहाँ से आया है, ये एक वर्ड से आया है विल्लू या फिर बिल्लू नाम से यहाँ पर इसको निकाला गया है, जिसका मतलब होता है बो। द्रविडियन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है बो, ठीक है ना, धनुष की हम लोग जो बात करते हैं। नाउ ये जो भिल है ना, ये कहाँ पर मेंशन है, देखो ये जो वर्ड है भिल, ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसके बारे में चर्चा महाभारत और रामायण के अंदर भी की गई है, ठीक है ना। तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। आई होप आपको मानगढ़ मैसेकर क्लियर हुआ और एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में आपने जाना, भिल ट्राइब्स के बारे में जाना, मतलब एक ही आर्टिकल में 3 पोर्शंस आपके कवर हुए। बाकी यूपीएससी 2020 में एक सवाल पूछा गया था, सवाल क्या था, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो उलगुलन और द ग्रेट तुमुल्ट, ये बेसिकली यहाँ पर कौन से इवेंट को बिलोंग करता है ना, कौन से समय पर ये दो प्रकार के मूवमेंट चलाए गए थे। ऑप्शन दिए गए, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द मपीला रेबिलियन ऑफ 1921, इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 टू 60, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899 टू 1900। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। बिरसा मुंडा रिवोल्ट जो चल रहा था उस समय पर, जो विद्रोह चल रहा था, उसी के समय पर यहाँ पर ये मूवमेंट चलाए गए थे, उलगुलन और ग्रेट तुमुल्त, ध्यान रखना। बाकी आपसे यहाँ पर सवाल बन सकता है इस भिल ट्राइब को लेकर भी, या फिर क्योंकि भिल ट्राइब न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, या फिर मानगढ़ मैसेकर को लेकर। मानगढ़ मैसेकर यहाँ पर होता है, फिर उसके बाद में जलियांवाला बाग भी मैसेकर भी देखने को मिलता है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार से बड़ा यहाँ पर यह मानगढ़ वाला नरसंहार देखने को मिला था, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, आगे आते हैं। डाउन नेक्स्ट एडिटोरियल के नीचे यहाँ पर डेली क्विज के अंदर एक आर्टिकल मेंशन किया गया है, स्वेज कैनाल से संबंधित यह आर्टिकल है। तो स्वेज कैनाल अभी के समय पर न्यूज़ में है, तो स्वेज कैनाल के बारे में आपने सारी बातें पता होनी चाहिए। स्वेज कैनाल बेसिकली एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि कहाँ पर है, आपको इजिप्ट में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस कैनाल को ऑफिशियली ओपन किया गया था, खोला गया था 17 नवंबर को, 17 नवंबर 1869 में। तो आज भी 17 नवंबर है, तो इस वजह से स्वेज कैनाल न्यूज़ में बना हुआ है। तो स्वेज कैनाल क्या है और डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। इस वाले मैप को आप लोग देख पा रहे होंगे। इस मैप में आपको कुछ चीज़ें देखनी होंगी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड रुको, उस मैप में क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आपको यहाँ पर इस वाले मैप में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलता आता है ना। उसके बाद में यहाँ पर ये पूरा का पूरा मिडल ईस्ट वाला रीजन है, इधर ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका है, इधर एशिया है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, एक कैनाल आपको देखने को मिल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेज कैनाल। यानी इजिप्ट के बगल से ये स्वेज कैनाल गुजरता है। अगर भारत को सपोज़ लंदन में कुछ सामान पहुँचाना है तो पहले हम कैसे पहुँचाते थे, पहले हम यहाँ से गुजरते थे और इधर अफ्रीका के नीचे केप टाउन से निकलते हुए और पूरा घूम के जाना पड़ता था, यानी बहुत लंबा डिस्टेंस हमें बनाना पड़ता था। बट जब से स्वेज कैनाल बना है तो स्वेज कैनाल के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं,
यानी अब पहले हमें इस प्रकार से घूम के जाना पड़ता था, बट अब स्विस कैनाल जब से ओपन हुआ है ना, तब से हमें घूम के जाना नहीं पड़ता है। हम सीधा इस प्रकार से यहाँ से निकल जाते हैं, स्विस कैनाल से क्रॉस करते हुए लंदन पहुँच जाएंगे। मतलब पहले जो रास्ता तय करते थे लंदन पहुँचने का, उसमें हम लोग को 11,600 किलोमीटर तक का जो रास्ता है वो तय करना पड़ता था। बट अगर हम स्विस कैनाल से गुजरते हैं तो 7,200 किलोमीटर तक का जो रास्ता है वो हमें तय करना पड़ता है। तो आप इमेजिन कर लो कितना बड़ा डिफरेंस आया है। कई दिन लग जाया करते थे वहाँ पे पहुँचते पहुँचते, बट अभी थोड़े कम दिनों में हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लंदन के अंदर सामान पहुँच जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि मुंबई से लंदन जाना है तो स्वेज कैनाल से यहाँ पर वो जहाज़ गुजरता हुआ जाएगा। तो स्वेज कैनाल कहाँ पर है ये बात समझ में आ गया। इधर आपको यहाँ पर इजिप्ट देखने को मिल जाता है, इधर आपको यहाँ पर सीरिया, ये बाकी मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। इसके बीच में ये स्वेज कैनाल है। एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है, सर ये कैनाल होता क्या है। देखो कैनाल क्या होता है, पहले क्या ये कैनाल था, नहीं, पहले ये पूरी एक तरीके से सपाट ज़मीन हुआ करती थी। क्या हुआ, जब लोग इस प्रकार से घूम के जा रहे थे बहुत बड़े एरिया से, तो उसके बाद यहाँ पर सोचा कि क्यों ना बीच में से एक रास्ता बना दिया जाए। तो इसको खोद खोद कर इस एरिया को खाली कर 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 यहाँ पर आप कह सकते हो ये एरिया खाली कर 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 ये गली बनाई गई है। यानी पहले ये स्वेज कैनाल नहीं हुआ करता था, ये मैनमेड है, हाथ से खोद कर बनाया गया इसको, मतलब हटाया गया, इसके बीच की जो मिट्टी है वो हटाई गई, तो रास्ता खोल दिया गया और आज यहाँ पर बीच में से जहाज़ निकलते हैं इस स्वेज कैनाल में से। और आपको पता होगा बीच में पिछले साल की बात है, पिछले साल की स्टार्टिंग में शायद, कि स्वेज कैनाल के अंदर जो एक जहाज़ है वो फंस भी गया था। एवर गिवन नाम का जो जहाज़ है ना, वो इस प्रकार से फंस गया था, हवा चली और वो यहाँ पे फंस गया था, क्योंकि ये बहुत पतला सा कैनाल है तो ये घूम नहीं पा रहा था। तो कुछ दिन तक ये स्वेज कैनाल बंद था, तो उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे इस जहाज़ को हटाया गया तो ये खुलकर निकला है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर स्वेज कैनाल के बारे में जान गए होंगे कि स्वेज कैनाल है क्या, कैनाल क्या होता है और स्वेज क्या है, ये आपने समझा। अब इस कैनाल ये न्यूज़ में बना हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर इसको बनाया गया है, जो कि बेसिकली मेडिटेरेनियन सी और बाकी सारे एरिया को, ऊपर वाले एरिया को कनेक्ट करता है। यानी कि इंडिया से अगर हम लोग बात करें, इंडिया का सदर्न रीजन और ऊपर यहाँ पे लंदन तक का नदर्न रीजन, उन एरियाज़ को यहाँ पे कनेक्ट करने की बात करता है। ये जो कैनाल है ये अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया मैप के अंदर, इधर यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इधर इजिप्ट है और इधर यहाँ पर पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है। इन दोनों को अलग करता है ये स्वेज कैनाल, है ना। तो दुनिया का सबसे हैवीली यूज्ड एरिया है, यहाँ पर दुनिया भर के बहुत सारे जहाज़ जो है वो निकलते हैं, व्यापार होता है, ऑयल, नेचुरल गैस, कार्गो का सबसे ज़्यादा व्यापार इसी पर्टिकुलर एरिया से होता है। फिर उसके बाद में बात यहाँ पर ये की जाती है कि इस स्वेज कैनाल के अंदर मतलब इतना व्यापार होता है कि इससे ढेर सारा पैसा आज के समय पर कमाया जाता है इजिप्ट के थ्रू। इजिप्ट यहाँ पर ढेर सारा पैसा यहाँ पर वसूलता है और इस कैनाल की वजह से यहाँ पर इजिप्ट की जो बहुत बड़ी इनकम है वो जनरेट होती है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया। इनफैक्ट पिछले साल इजिप्ट ने इस कैनाल के माध्यम से लगभग $5.61 बिलियन की जो अर्निंग है वो करी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी सारी अर्निंग यहाँ पर इस कैनाल के माध्यम से की जाती है। तो जो स्वेज कैनाल है ना, ये एक्चुअली पहला कैनाल बना था जिसने यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ में लिंक किया था। फिर उसके बाद में नवंबर 1869 में इसको सबसे पहली बार ओपन किया गया था। मैंने आपको बताया 17 नवंबर तारीख थी जिस दिन ओपन किया गया था। और यहाँ पर ये जो कैनाल है ये पहले यहाँ पर ब्रिटिशर्स और फ्रांस मिलकर कंट्रोल किया करता था, बाद में यहाँ पर इजिप्ट ने इसके ऊपर कंट्रोल जमाया, बाद में ये इजिप्ट के हाथ में पूरा का पूरा कैनाल आया, क्योंकि इजिप्ट बराबर में ही आपको देखने को मिलेगा इस स्वेज कैनाल के। ये कैनाल इतिहास में कई बार बंद हो चुका है, लगभग 5 बार बंद हो चुका है। और जो सबसे ज़्यादा सीरियस था वो बेसिकली ये था कि एक बार इसको 8 साल के लिए बंद कर दिया गया था, है ना, 1975 के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कैनाल के बारे में ध्यान रख सकते हो। जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज कैनाल कौन कौन से एरियाज़ के आसपास लोकेटेड है ये आपको ध्यान रखना है, कौन से समुद्र को कनेक्ट करता है ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा। कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं आर्टिकल्स के अंदर, बट जो भी इंपॉर्टेंट था वो आपके साथ में डिस्कस कर लिया गया विद प्रॉपर नोट्स, और वो सारे जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं PDF के अंदर में। नाउ अच्छा, एक छोटा सा आर्टिकल ये रह गया है ना, यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। बात क्या की जा रही है COP27 के बारे में। तो आपको पता होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 वाली जो मीटिंग है ना, इस COP27 के अंदर इस मीटिंग में होता यह है कि देखो ये मीटिंग चल रही है, अभी जल्दी ख़त्म होने वाली है, मतलब एंड वाली स्टेज पर है। तो इस मीटिंग के अंदर इंडिया और 3 और कंट्रीज़ है जिन्होंने कार्बन बॉर्डर टैक्स को अपोज किया है ना, इसके अगेंस्ट में बोला है। कार्बन बॉर्डर टैक्स है क्या, तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली कार्बन बॉर्डर टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यूरोपियन यूनियन लेकर आया था। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर इस पॉलिसी को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को रखा था। इसका मकसद यहाँ पर यह था कि जैसे मान लो सीमेंट हो गया, स्टील हो गया,
जहाँ पर मतलब कार्बन रिलीज़ होता है, सीमेंट स्टील के अंदर इसको बनाने में बहुत सारा कार्बन रिलीज़ होता है, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो इनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। यानी इनके संबंधित, यानी कि अगर कोई स्टील, एल्यूमिनियम, इनसे संबंधित कोई कंपनियां हैं तो उनको इंसेंटिवाइज कर दिया जाएगा, यानी कि उनको कोई भी इंसेंटिव मिलेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बेसिकली यूरोपियन यूनियन का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के अंदर भारत और 3 और देशों ने कार्बन बॉर्डर टैक्स के प्रति अपना ओपोजिशन दिखाया है कि हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, अफ्रीका जैसे कंट्री जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कोयले के ऊपर, कोल के ऊपर, और कोल से डेफिनेटली बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो वो बात यहाँ पर बताई गई है कि जो कार्बन टैक्स है वो ज़्यादा अच्छा है नहीं। कार्बन बॉर्डर टैक्स ये क्या करता है, ये कंपनियों को इंसेंटिवाइज कर देता है, कंपनियों के लिए कोई इंसेंटिव क्रिएट करता नहीं है। सपोज़ यहाँ पर मान लो कोई कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है यूरोपियन यूनियन के अंदर आप कुछ भी एक्सपोर्ट करोगे तो उस एक्सपोर्ट के ऊपर यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, टैक्स लगा देगा ढेर सारा। अब टैक्स लगा देगा तो उससे यहाँ पर वो चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक रुक भी जाएंगी, इतना ज़्यादा ट्रेड होगा नहीं। तो ऐसा आप कह सकते हो यहाँ पर इस चक्कर में इंडिया और बाकी कंट्रीज़ ने यहाँ पर इसको अपोज किया। क्लियर हुई बात? चलो आगे आते हैं। अब फटाफट अपने प्रीलिम्स के सवाल को देखते हैं। हैंड इन हैंड जो अभ्यास है, एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मिलिट्री अभ्यास है, इस अभ्यास को किसके साथ में किया गया था? तो आंसर है ए, चाइना के साथ में। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।